कश्मीर-लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताएं कि रामबन जिले के खोनी नल्ला इलाके में बड़े लैंडस्लाइड के बाद में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH 44 पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस अहम सड़क के बंद होने से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर NHAI की टीम, ट्रैफिक SSP और दूसरे अफसर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। अफसरान के मुताबिक रास्ता खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पूरी तरह से मुअत्तल है। यहाँ पे हमारा एक लोडर और एक एक्सवेटर लगा हुआ है। 2 लोडर, एक एक्सवेटर लगा हुआ है। कब तक खुलने की संभावना है? आधे 1 घंटे में खुल जाएगा। काफी लोग फंसे भी हुए हैं यहाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। 1 घंटे में खोल देंगे आप? 1 घंटे में खुल जाएगा। बस अब एक ही पत्थर बचा हुआ, बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। हमारी मशीनरी 24/7 अवेलेबल है। जब भी कुछ होता है हम साइड पे आ जाते हैं। रियासी जिले के रनसू में शिवखोरी को लेकर पिछले 5 दिनों में चल रहा एहतजाज अब खत्म कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। ये फैसला तहसीलदार पौनी के साथ हुई तफसीली मीटिंग के बाद लिया गया है, जिसमें एहतजाजी दुकानदार और दूसरे नुमाइंदे शामिल हुए। एहतजाजियों ने कहा है कि शिवखोरी यात्रा के लिए तय वक्त श्रद्धालुओं के लिए मुनासिब नहीं है। दूर दराज से आने वाले लोग कम वक्त की वजह से दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी आस्था और मकामी कारोबार दोनों मुतासिर होते हैं। उन्होंने मांग की है कि यात्रा का वक्त बढ़ाया जाए, ये 24 घंटे खोलने पर गौर किया जाए। हमारा एक ही मकसद था कि हमारी बात को सुना जाए। सुनने के लिए बार बार जो हमारे पास अधिकारी आए हैं और आज तहसीलदार साहब भी आए थे और हाई लेवल पर अधिकारियों के साथ हमारी वार्तालाप लगातार हो रही है और उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया है कि 2 दिन तक आप यात्रा अपनी जो आपकी जो हड़ताल है ये आप जो सस्पेंड रखो। उसके बाद हम कहीं ना कहीं आपको एक खुशखबरी देंगे। खुशखबरी मीन्स की यात्रा का जो टाइम टेबल है उसमें रिलैक्सेशन देंगे। हम चाहते ही यही थे कि आप यात्रा का जो टाइम टेबल आप लोग हमारे ऊपर दिखा रहे हो, यात्रा को दिखा रहे हो, 11 बजे के बाद आप बस कटरा से आने नहीं देते हो। हमने अब जो अपना टाइम टेबल दिखाया है उसके बाद हम जो है वो ये फैसला लेंगे कि हमें ये स्ट्राइक आगे चलानी है नहीं चलानी है। अगर हमारी बातों को, हमारी शर्तों को एडमिनिस्ट्रेशन जो वो सही तरीके से सुनेगी, हमारी शर्तों को मानेगी तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगर नहीं मानेगी तो सारे के सारे लोग फिर से धरना देने को तैयार हो। प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, ये सस्पेंड किया गया कुछ दिनों के लिए जी। जैसे हमारी मैं बात करूं अपनी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। मेरी बात हुई थी विधायक जी से, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर SSP साहब और DC साहब रनसू में आकर लोगों के बीच हम बात करेंगे। और जैसे ही LG साहब जम्मू आते हैं तो वो बाहर गए हैं कहीं, और 3-4 आदमी जो रनसू के हम टीम डिसाइड करेंगे कौन कौन किस किस ने मिलना है, तो वो उनके साथ एक मीटिंग सेट करवाएंगे और जो भी हमारे रनसू के मुद्दे हैं टेबल टॉक होगी। उसमें बीच विधायक जी भी होंगे और सभी लोग होंगे। उसी बात को हमने सहमति जताई है। हमारे बीच में तहसीलदार साहब जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी 2 दिन के बाद मीटिंग चलेगी जिसमें हम सभी बैठेंगे, हमारा फैसला होगा। अगर नहीं हुआ तो हम ये धरना प्रदर्शन दोबारा जारी कर सकते हैं। और MLA साहब ने भी कहा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो हम उनकी बात से भी सहमत हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में कायम करने की मांग के लेकर लगातार मांग की जा रही थी और इसको लेकर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के तलबा ने सिविल सचिवालय में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। तलबा ने बताया कि उन्हें खुद वजीर आला की तरफ से बुलाया गया था। तलबा के मुताबिक वजीर आला के साथ में उनकी बातचीत काफी पॉजिटिव रही। CM ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि NLU के मुद्दे पर किसी तरह की सियासत हो। लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे को सबने देखा, उस पर प्रतिक्रियाएं दी और उस पर खूब सारी सियासत भी हुई। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ डिपार्टमेंट के, ये लोग सबसे आगे रहे थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इशू को सामने लाने के लिए और उन्होंने बहुत जद्दोजहद की। वहीं आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ये लोग मिल के आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। इन्हीं से जानते हैं क्या बात हुई इनकी मुख्यमंत्री के साथ। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम आकाश भगत है। आकाश, मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था, आज क्या बात हुई? देखिए, CM सर ने बुलाया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे को
को जो है कंक्लूड किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हार्मफुल है जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने इस चीज़ की सीरियसनेस को समझा, इस चीज़ की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने आज हम विद्यार्थियों को बुलाया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर जो है सरकार इस पर कदम उठाने वाली है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो दोनों प्रोविंसेस को जो दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक्सप्रेशन भी और अपना भाव भी प्रकट किया, वो खुद चाहते हैं कि दोनों प्रोविंसेस में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, ताकि ये जो डिफरेंशिएशन की पॉलिटिक्स है ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के आड़े में ना आए। एक विजन अपना दिखाते हुए कि क्या एजुकेशन सेक्टर में उनका विजन है और क्या वो कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आज उन्होंने वो बातें बताई और 10 दिन का समय उन्होंने जो मांगा है वो उस चीज़ के लिए मांगा है कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फंड्स की एलोकेशन कैसे की, पूरे कैबिनेट में वो अपने बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों प्रोविंसेस में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है डेवलप किया जाए, ताकि दोनों इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिदम वर्मा है। अब मुझे बताइए, सीएम ने जो बात की 10 दिन, आप लग रहा है कि वो इसको अनाउंस करेंगे, कुछ उनकी सीरियसनेस ऐसे लग रहा था? बिल्कुल, उनका काफ़ी हम्बल बिहेवियर था, एक काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन हुई है हमारी उनके साथ। वो इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कैसे 2 यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि NLU एक्ट कहता है। आप देखिए, मीडिया ने हमारा काफ़ी साथ दिया इस चीज़ के लिए। हमने कहाँ से एजिटेशन स्टार्ट की थी, हम लॉ स्टूडेंट्स सभी इकट्ठे हुए थे इस चीज़ के लिए। काफ़ी कोशिश भी की गई इस चीज़ को पोलिटिसाइज करने के लिए, बट CM साहब ने उस सब चीज़ों को साइड पर रखते हुए हमसे एक बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन करी है। उन्होंने बोला है कि एक जब यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, ये नहीं कि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, उसको चलाना भी है। जैसे कि 50 करोड़ का बजट आया था, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते ना कि 25 लगा के कश्मीर में बना दे 25, वो तो एक ढांचा बन जाएगा। सर ने बोला है कि आप मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, हम इस बारे में सोचेंगे, इसमें काम करेंगे। फिर हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो जहां हमने 3-4 महीने इंतज़ार किया है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला। आपका क्या नाम है? सर केतन। केतन, मुझे बताइए, सीएम ने बुलाया था, आप सबसे पहले, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, शायद पहली बार उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ होगा, सबसे पहले कैसा माहौल कैसा था अंदर का? सर माहौल बढ़िया था। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं है। फर्स्ट इंटरेक्शन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हुई थी, जब वो रनिंग करने के लिए आए थे और जहाँ पे उन्होंने हमको एश्योर किया था कि हम आपको बुलाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीएम सर का कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और हमें बुलाया, और उन्होंने ये एश्योर किया। जब उन्होंने हमसे ये पूछा कि बताइए, हमने जब उनको रेफरेंसेस दिए, MP का दिया, UP का दिया, महाराष्ट्र का दिया, तो कहीं ना कहीं वो एग्री हुए कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी रनिंग हैं हमारे ही देश के अलग अलग स्टेट्स में। दूसरा, जब हमने उनको ये बताया कि बेशक इसका नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें पता है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और CM इसकी अथॉरिटी है, वो 1 बनानी, 2 बनानी, 3 बनानी, जितनी मर्जी बनानी है आप बना सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं जब एग्री हुए हैं, तो उन्होंने हमें बोला है कि बीइंग CM मैं भी ये चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी जाए, एक यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोविंस में दी जाए, ताकि एक बराबर की ग्रोथ दोनों एरियाज़ की हो सके। अगली बात उन्होंने ये बताई है कि एक यूनिवर्सिटी का तो मैंने एलोकेट किया हुआ है बजट, जो दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एलोकेट करना है बजट, उसके लिए मेरे को 10 दिन चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो ऑलरेडी बजट सैंक्शन किया है मैं उसी में से थोड़ा सा पैसा उठा के इसमें दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से मैं पैसा दूँ। तो 10 दिन का समय मांगा गया है कि 10 दिन के भीतर हम आपको बुलाएंगे, या हम मीडिया को बुला के इस बात पर लोगों को आश्वासन देंगे कि हम 2 यूनिवर्सिटीज़ के फेवर में हैं और हम 2 यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, ताकि यहाँ के बच्चे भी उसमें पढ़ पाएँ और वहाँ के बच्चे भी वहाँ पर जाके पढ़ पाएँ। तो हम धन्यवाद मीडिया के साथ साथ उन लोगों का भी करना चाहते हैं जो लोग अपने हक के लिए अवेयर हैं और जो अपने हक के लिए सर लड़े हैं। और ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है हमारे यहाँ पे कि जब जब हमारे राइट्स को कटेल करने की कोई कोशिश करेगा, तब तक यहाँ के लोग अपनी राइट्स के लिए बोलेंगे, इकट्ठे होंगे और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो अपने CM सर जो भी कुर्सी पे होंगे या जो भी चलाने वाले होंगे उनसे बात की जाएगी। साफ तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। 10 दिन का आश्वासन CM उमर अब्दुल्ला ने दिया है, बड़ी हेल्दी डिस्कशन रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें CM के वर्डिंग्स पे ट्रस्ट भी है और बिलीव है कि जल्द से जल्द वो अनाउंसमेंट करेंगे। यकीनन NLU के मुद्दे पर जितनी भी सियासत हुई है वो आगे नहीं देखने को आएगी और जल्द सरकार जो है इसको लेकर अनाउंसमेंट कर सकती है। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। डोडा में बीजेपी की एक अहम मीटिंग डाक बंगला में मुनाकिद हुई, जिसकी क़यादत मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। इस मीटिंग में बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स और लोकल लीडर्स ने शिरकत की। जी मीडिया से खास बातचीत में डोडा वेस्ट के MLA शक्ति राज परिहार ने NC की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 18 महीनों में ना वजीर आला और ना ही कोई वजीर चिनाब वैली आया है, जो इस इलाके की अनदेखी को दिखाता है। बातचीत के लिए इस वक्त शक्तिराज परिहार जी हैं, MLA डोडा। सर, आज दिशा मीटिंग थी, आप खुद मौजूद थे, डॉक्टर जितेंद्र जी भी यहाँ पे मौजूद थे। क्या फैसले लिए गए और किन किन मुद्दों पे बात की गई? देखिए, आज यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO मंत्री हैं और हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के MP भी हैं, कल रात से यहाँ पे थे। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की जो दिशा की मीटिंग थी उसका
रिव्यू यहाँ पे हुआ, दिशा मीटिंग यहाँ पे हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। दिशा मीटिंग में आपका जो यूजुअली जो रहता है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि पीएमजीएसवाई को लेके, सीआरएफ की जहां फंडिंग हो रही है, आरडीएसएसएस को लेकर कोई फॉरेस्ट क्लियरेंसेज अगर नहीं हो रही है, एनएचआईडीसीएल को लेके, बीआरओ को लेके, और जो भी इस एरिया की, इस डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज थे उनको बड़े इन डिटेल डिस्कस किया है। और कुछ तो ऐसे इश्यूज थे जिनको इन्होंने यहाँ पे ऑन स्पॉट उस वक्त दिल्ली में बात करके, एनएचआईडीसीएल के कुछ इशू थे, एमडी से बात करके उनको जल्द से जल्द यहाँ दूर करवाया जाए और लोगों को यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है उनको हम जल्द से पूरा कर सकें, उसके लिए आज मेरे से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद आप ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं, मगर 18 महीने सरकार को बने हुए, वो एक जमीनी सतह पे खास करके चुनाव वैली के लोग चाहते थे कि यहाँ पे सरकार, कोई मंत्री आए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आए और जमीनी सतह के लोगों के हालात जाने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की खस्ता कंडीशन है। अलग अलग एरियाज में आप जाएंगे तो जो लास्ट टाइम बारिशें हुई, नुकसान लोगों का काफी ज्यादा हुआ। क्या जमीनी सतह पे जो वादे लोगों के साथ किए गए थे, कितने हद तक वो पूरे किए गए? देखिए, सरकार एनसी कांग्रेस की यहाँ पर है और पिछले 1.5 साल में न सीएम और न कोई मंत्री उनका इस बेल्ट में यहाँ पे कोई आया है। मैंने एक नहीं 10 बार इस बात को, इस इशू को रेज किया और ये डोडा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा कि एक सरकार को बने हुए 1.5 साल हुआ है और कोई भी मिनिस्टर उनका इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ नहीं आया। मैंने इस बार भी रिक्वेस्ट की है, हालांकि इस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उनको रिव्यू करना है, उनको मीटिंग्स करनी है, लेकिन अब वो किस एंगल से कोई पॉलिटिकल की कोशिश की, क्यों नहीं वो यहाँ विजिट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उनको, उनके एमएलए यहाँ नहीं है, उनको यहाँ शायद सीटें उनको यहाँ नहीं मिली, तो वही एक कारण हो सकता है। बाकी क्या है, अगर रजौरी पुंछ वो आए दिनों जाते हैं, अगर वो कश्मीर में जाते हैं तो इस बेल्ट में चंद्रभागा में आने से कौन उनको रोकता है? मैं बीइंग एन अपोजिशन एमएलए, मैंने 10 बार मैंने कहा कि हम आपके वेलकम के लिए वहां पे तैयार होंगे, आप आइए, वहाँ ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग होगी ताकि जो ग्रीवेंसेस होगी, चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त उनका फर्ज है। और इस बार भी मैंने कहा है कि अब तो असेंबली सेशन भी खत्म हुआ है, अब कम से कम सरकार विजिबल हो, कहीं ग्राउंड पे दिखे, ये इनका काम है। लेकिन अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ चीफ मिनिस्टर, यहाँ हमने देखा पिछली बार हमारी जब कोalition में सरकार थी, यहाँ मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में पहली बार खुद यहाँ पे आए, चीफ सेक्रेटरी सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज को लेके, हमने महबूबा मुफ्ती को भी एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे देखा, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, हमारे मंत्री बाकी चाहे वो उस वक्त के जो मंत्री थे। कैंपेनिंग के दौरान जो इलाकों के अंदर घूमे थे, वो कहा था कि वापसी पे हम आएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, ग्रीवेंसेस है, उनको सुना जाएगा। वो लोग आज कहाँ जाएंगे? आप तो जो लोग मिनिस्टर बने हैं, जिन लोगों ने चुनाव यहाँ पे लड़ा, मानो जी अगर मेरे अगेंस्ट कोई कैंडिडेट लड़ा है, उसने भी 30-31 हजार वोट लिए, कभी दिखा आपको कहीं ग्राउंड पे? यानी ये क्वेश्चन अगर आप एनसी कांग्रेस वालों से करें तो बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि वोट तो उन्होंने भी लिए। बीजेपी नंबर 1 पार्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा में पिछले इलेक्शन में रही और आगे भी रहेगी। पिछली बार 2 सीटें ली थी, अगली बार हम 3 लेंगे, ये आज बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब जिन लोगों का ये काम था, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का काम था, जब सरकार बनती है वो किसी पार्टी की नहीं, फिर उनको सबको देखना पड़ता है। सीएम तो हमारा भी सीएम है, मिनिस्टर तो हमारे भी है, तो हमने रिक्वेस्ट बार बार की आप आइए, इस एरिया में भी सबसे ज्यादा दिखते हैं तो इस एरिया में। डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर आपने जो है बात असेंबली के अंदर भी उठाई है, क्या लगता है अगर वो दी जाएगी कितना फायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को होगा? बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, मेरा क्वेश्चन भी था और उसमें उन्होंने रिप्लाई किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नीटाप से हटके भी इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आपके पास लाल द्रमन जैसी जगह है, डल द्रमन है, देदनी है, गलाधार है, अनेकों ऐसी जगह हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। तो उन्होंने बड़ा एश्योरेंस मुझे दिया है और मैंने कहा था कि आप डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए ताकि आपको रेगुलर उसमें पर ईयर फंडिंग उसमें आई तो हम इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं। मीडिया को लेके हम देख रहे हैं कि जिला डोडा की मीडिया बरसों से डिमांड कर रही है कि यहाँ पे प्रेस क्लब नहीं है, तो क्या लगता है आपकी तरफ से बात की जाएगी? डोडा के मीडिया के बारे में जो मेरा अपना आंकलन है कि यहाँ मेजॉरिटी जो लोग हमारे यहाँ मीडिया का काम करते हैं वो बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के जेन्युइन इश्यूज को उभारते हैं ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी आए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ध्यान में भी आए, सरकार के ध्यान में भी आए, उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। आज इशू यहाँ पे उठा है कि यहाँ पे कोई प्रेस क्लब नहीं है, तो एमपी साहब ने भी कहा, पीएमओ मंत्री साहब ने भी कहा, मैंने भी डीसी साहब को कहा है कि आप यहाँ पे कोई देखें, कोई अगर ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग है कोई इस तरीके की, अगर फंड्स की इनके पास कोई दिक्कत है तो फंड्स हम सीडीएफ से अपने से प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों को
यहाँ पे एक अच्छा हाईटेक सिस्टम आपको यहाँ प्रेस क्लब का उस तरीके का यहाँ पे मिल सकेगा। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। आज पहली बार आपने मेरे ध्यान में लाया हुआ है, इसमें हम काम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हमारे साथ थे शक्तिराज परिहार, जी मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे और कई सारे मुद्दों पे हमने बात की और जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी है उस पर बातचीत हुई। जी मीडिया के लिए वसीम बत्तू, डोडा। कैबिनेट वजीर सकीना इटू ने कुलगाम जिले के मंजगाम, निहामा, रामभामा, बठीपोरा, यारू, डीएचपोरा और बागबल इलाके का दौरा करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने बागानों और खड़ी फसलों को पहुंचे शदीद नुकसान को देखा और मुतासिर किसानों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि नुकसान काफी ज्यादा है और किसान मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से देख रही है और जो भी मुमकिन होगा किसानों के हक में किया जाएगा ताकि उन्हें राहत मिल सके। क्या बताऊं मैं, पिछले 3-4 बरसों में जिस तरह से हॉर्टिकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है और हमारा वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी अगर कोई सेक्टर है वो हॉर्टिकल्चर है। कश्मीर में हमारे पास और कुछ नहीं है हॉर्टिकल्चर के अलावा। टूरिज़्म है तो लेकिन उसमें भी कई बरसों से इतना कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो खासकर कल जो नुकसान हुआ है ये इलाका पूरा, चाहे वो नूराबाद का इलाका हो, इसी तरह कुलगाम में कुछ एरिया, इसी तरह शुपियान का कुछ एरिया। तो आज मैं आई हूँ, कल तो मैंने खुद कई ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को हिदायत दी हैं कि वो जाएं और जो कंसर्न ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और रेवेन्यू ये ऑन स्पॉट विजिट करें और असेसमेंट करें, क्योंकि यही मेन होता है। पेस्टिसाइड्स पे आज तक लोगों ने अभी जो भी करना था, जो भी लगाने थे पेस्टिसाइड्स वो लगाए। शोपियां में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है और नुकसान की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिसके बाद अपनी पार्टी ने किसानों के हक में आवाज़ उठाई है। पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर हकीकत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि फूल आने के अहम मरहले में फसल तबाह हो गई है, जिससे किसानों की रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि बागबानों के केसीसी लोन माफ किए जाएं और फसल बीमा स्कीम को फौरन नाफिज किया जाए। साथ ही नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा देने की भी अपील की है। हकीकत सिंह ने कहा है कि ज्यादातर किसान सिर्फ बागबानी पर ही मुनहसिर हैं और इन के नुकसान से वो सख्त माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि बिना देरी के राहत पहुंचाई जाए ताकि मुतासिर परिवारों को सहारा मिल सके। शोपियान के जिला शोपियान के मुतादिद देहात में जो ज़्यादा बारी ने कहर बपा किया, जो यहाँ के फार्मर्स हैं और जो हर एक शख्स वो इसी पर उसका रोज़ी रोटी का गुजर होता है, उसका सब इसी पर मुनहसर है। और ये जब ये सन्नत और जब ये काल जो ये नुकसान हुआ, इसके साथ तमाम गाँवों में एक सन्नाटा है और मायूसी है। हमारी अपनी पार्टी के जो भी सीनियर क़यादत और हम जो है, हम इन लोगों के इस परेशानी की घड़ी में इनके साथ हैं और इनके हर दुख सुख में और इनकी ताउन देने को तैयार है। हमारी ये डिमांड रहेगी कि हमें उम्मीद है कि ये जो महकमा बागबानी से जो टीमें हैं वो शायद मौके पर गई होंगी। हमारी रियासत सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि वो जल्द अज जल्द नुकसानात का तखमीना लगाकर जो मुआवजा बनता है वो इनको अदा करें, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो ये वादे किए जाते हैं और सरकार सिर्फ ये महदूद रह जाती है अपने ये ऐलानात और वादों के। हम इस बार ये इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अज जल्द जितना भी इनका ये नुकसान हुआ है इसका उन्हें मुआवजा अता करके इसकी भरपाई करें।
राजौरी के कोटरंका सब डिवीज़न के सरकारी हाई स्कूल तरगैन के 16 साल के तालिब इल्म जाहिद अली ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने अपने दम पर पानी से बिजली बनाने वाले लो कॉस्ट सिस्टम तैयार किया है। बिना किसी जदीद तकनीक या ज़्यादा पैसे के जाहिद ने बेकार सामान, लकड़ी और मामूली तारों का इस्तेमाल करके देसी जुगाड़ से ये सिस्टम बनाया है जो पानी के बहाव से बिजली पैदा करता है। इस बिजली से वो एलईडी लाइट जलाने, मोबाइल चार्ज करने और छोटे आलात चलाने में भी कामयाब रहे हैं, जो बिजली की कमी वाले इलाकों के लिए एक बेहतरीन हल साबित हो सकता है। जी मीडिया की टीम इस वक्त पहुंची है जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन का दूर दराज गांव तरगाई, जहां एक सरकारी स्कूल के 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने वो काम करके दिखा दिया है जिससे कि पूरा गांव इस बच्चे के ऊपर आज प्राउड फील कर रहा है, फख्र महसूस कर रहा है। आपको मैं एक बिजली का छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा जो इस बच्चे ने तैयार किया है। इस बच्चे ने पानी के साथ बिजली तैयार की है और इस बिजली के साथ ये बच्चा जो है एलईडी बल्ब चला रहा है। उसके साथ साथ ये बच्चा जो है यहाँ पे मोबाइल स्पीकर चला रहा है और एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे ये बच्चा जो है वो यहाँ पे उसने तैयार किया है। ये है एलईडी बल्ब जिसे ये बच्चा जो है इसी पानी के साथ यहाँ पे इसने तैयार किया है। इसके साथ साथ ये लकड़ी से बनाया हुआ एक चॉपर है जो इस बच्चे ने बनाया है, तैयार किया है। और इसके अलावा ये जो आप स्पीकर देख पा रहे होंगे, ये स्पीकर भी जो है इस बच्चे ने तैयार किया है और इसी बिजली के साथ जो है ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और आप देखें कि बिल्कुल लकड़ी की एक चक्री जो है वो यहाँ पे बीच में इस बच्चे ने जो है इंस्टॉल की है। ये आप वायर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप देखें कि ये जो पानी ऊपर से आ रहा है, इस पानी को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके के साथ ये बच्चा जो है यहाँ से नीचे की ओर ला रहा है और ये पूरा पानी जो है यहाँ पे इस चक्री के ऊपर जब ये गिरता है और इसके साथ जो है बिजली तैयार होती है। और यही है वो होनहार बच्चा जिसने यहाँ पे बिजली तैयार की है बिल्कुल देसी जुगाड़ के साथ। इस बच्चे ने कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक का कोई बड़ा डिवाइस इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक होनहार बच्चा है, सरकारी स्कूल का बच्चा है। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा दूर दराज पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे आपको कोई घर नहीं दिखाई देगा, इक्का दुक्का घर यहाँ पहाड़ी के बीच में है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अली है। जाहिद बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपने बिजली का ये प्रोजेक्ट तैयार किया है इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में। तो मुझे बताएं कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल तरगाई में। ओके, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल उम्र है। ये आइडिया आपके दिमाग में कब से आया और कैसे आपने ये चीज़ें तैयार की? ये जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और तब मैंने एक जो सोलर थी वो ख़राब थी, मैंने उसको पहले ऐसे मतलब रिपेयरिंग किया, उसको ठीक किया, फिर मैंने उसके बाद करते करते आज मैंने ये बिजली बना दिखाई है। अच्छा जी हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं? इसमें इस्तेमाल किया मैंने लकड़ किया है और एक छोटी सी मोटर थी वो मैंने पहले रेडियो में से निकाली थी, पहले रेडियो जो होते थे उनमें से निकाली थी और कुछ वायर के साथ मैंने इधर बल्ब लगा लिया है, ये आप देख ही सकते हो। तो क्या क्या इस पर आप चला रहे हो? इसके ऊपर मैं एक फ़ोन जो है अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ और एक जो है स्पीकर जो है वो भी चल रहा है और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर चल रहा है। अगर आपको सरकार की तरफ से कुछ और चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? और सरकार अगर मुझे सामान दे तो मैं पूरे गांव के लिए बिजली बना सकता हूं। पूरे गांव के लिए बिजली बना लोगे? वो कैसे बनाओगे? क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट और बड़ा लगा सकते हो कुछ? हाँ, वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर और गांव के लिए बिजली तैयार कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये छोटी की है वैसे। आप किससे इंस्पायर हुए हैं और आपने ये तैयार की बिजली? क्या किसी ने कोई आइडिया दिया या खुद से ही आप अपने दिमाग में ये चीज़ें जो है ला रहे थे? नहीं, मैं खुद से अपने दिमाग में जो सोचता हूँ बस वही करता हूँ। बस मैंने दिमाग में सोच करके ये बनाया। ये आपकी जो स्टोरी है ये देश के प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो अक्सर बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं, उन्हें पढ़ाई में कैसे ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई में फोकस करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, इनोवेशंस नए आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, मुझे ये जो गवर्नमेंट सामान दे और मैं अपने गांव के लिए जो बिजली बना सकता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मिलना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से? मैं बात करना चाहता हूँ खुद।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने ये बिजली का एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके बताया है जिससे कि पूरा गांव जो है आपके ऊपर फख्र कर रहा है। तो इस वक्त जी मीडिया की टीम पहुंची थी जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन का जो दूर दराज का गांव है तरगाई। यहाँ पे कठिन रास्ता है, आने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई हमें, लेकिन जब हमने सुना कि यहाँ के इस 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने जिसकी उम्र मात्र 16 साल है और इसने यहाँ पे ये बिजली तैयार की है बिल्कुल देसी जुगाड़ करके, और बिल्कुल यहाँ पे लकड़ी की चक्री लगाकर यहाँ पे इसने बिजली तैयार की है। और इस बिजली को तैयार करने के साथ साथ इस बिजली के ऊपर ये बच्चा जो है एलईडी बल्ब चला रहा है, मोबाइल चार्ज कर रहा है, स्पीकर चला रहा है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये चला रहा है। अगर हमारे इस इलाके में कभी लाइट चली भी जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो ये बच्चा जो है अपने गाँव में अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें फ़ोन भी चार्ज करके दे सकता है, लाइट चला सकता है और अनगिनत चीज़ें जो है ये कर सकता है। लेकिन इस तरह के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जिस तरह से ये सरकारी स्कूल का बच्चा है, इसके पास हिम्मत है, आइडियाज़ हैं, अच्छा होनहार बच्चा है, कम उम्र है, अच्छी सोच रखता है, लेकिन कमी है तो सिर्फ पैसा नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस तरह के दिमाग वाले बच्चे जो दूर दराज गाँव पहाड़ियों में रहते हैं, अगर इन्हें सरकार मौका दे, इन्हें वो मंच प्रोवाइड करें, इनकी हेल्प करें, तो ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने साथ ही उम्र के साथ राजौरी के कोटरंका सब डिवीज़न के गांव तरगाई से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।